सुनवाई करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, मौजूद है। आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उनका कार्य क्या कार्य अटक रहा है और क्या करना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। रतनलाल सामोता, संगठन मंत्री, राजस्थान समग्र शिक्षक संघ जयपुर। हमें करीबन 953 शिक्षकों की जयपुर जिला परिषद में भर्ती हुई थी 2013 की भर्ती से। हमारी पोस्टिंग कुछ इसमें पोस्टिंग 2015 में हो गई थी और 2017 में रिवाइज आया था इस भर्ती का, उसमें हमारी पोस्टिंग हुई थी 17 और 18 में। उसके बाद 6 साल हो चुके और जिला परिषद ने हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं करीबन 370 शिक्षकों का आज तक स्थायीकरण नहीं किया। डीओ साहब बोलते हैं, डीओ प्रारंभिक जयपुर श्रीमान जगदीश नारायण मीणा जी कहते हैं कि सीओ साहब करेंगे, और सीओ साहब के पास जिला परिषद में जाते हैं तो वो कहते हैं कि डीओ साहब करेंगे। ऐसे चक्कर काटते काटते कांग्रेस सरकार की 5 साल गुजर चुकी। अब बीजेपी की सरकार आई है, हम उनसे उम्मीद करते हैं। जन सुनवाई में आज आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपका हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई बात सीओ साहब फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं जन सुनवाई में। इन्होंने पदाधिकारियों ने काफ़ी कोशिश की, सीओ साहब को फ़ोन मिलाया, लेकिन अभी तक भी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, सीओ साहब ने, जिला परिषद जयपुर ने। और स्थायीकरण हमारा कोई पता नहीं है। 6 साल हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार से कि जल्दी हमारा स्थायीकरण हो। न्यूज़ 21 चैनल से हम आशा करते हैं कि हमारा कुछ सुनवाई हो। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आपकी सुनवाई करेगी, जहाँ की यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हैं, जहाँ अधिकारियों को बैठना चाहिए था? वैसे ही 5 साल से आपका काम नहीं हुआ है, अभी भी आपको आश्वासन मिल रहा है और आपका काम नहीं हो पा रहा है। 5 साल कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। अधिकारी बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे हैं। भ्रष्टाचार डीओ ऑफिस में बहुत सारा है। सीओ साहब काम नहीं कर रहे हैं, डीओ साहब भी काम नहीं कर रहे हैं। और अब उम्मीद है बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार ईमानदारी की सरकार है। हम आशा करते हैं कि हमारा स्थायीकरण जरूर होगा। जयपुर जिले में 2013 भर्ती से 370 शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं होना, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन बाद ऑटोमेटिक स्थायीकरण हो जाता है। और ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद 6 साल से स्थायीकरण नहीं करना एक सरकार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर एक लांछन है इस प्रकार का कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद बार बार ऑफलाइन आवेदन मांगते हैं। 10-10 का टुकड़ों में स्थायीकरण करते हैं। क्यों 953 शिक्षकों का एक साथ स्थायीकरण क्यों नहीं कर सकते? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं डीओ ऑफिस से। फिक्स वेतन मिल रहा है। और कुछ 10-15 टीचर तो ऐसे हैं जो 6 साल से ओनली 18,000 पे काम कर रहे हैं, फिक्स वेतन। उनका वेतन निविष्टीकरण भी नहीं हुआ। इसलिए हम न्यूज़ चैनल से भी आशा करते हैं कि इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें और बीजेपी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमारा स्थायीकरण जल्दी जल्दी हो। धन्यवाद। पिछले 5 सालों से कांग्रेस सरकार इनको आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही थी। अब जाकर ये बीजेपी आए हैं तो देखते हैं कि इनको कितना फॉलोअप मिलता है, यहाँ से इनका कार्य होता है कि नहीं होता है। आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग और जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं। मैडम, मैंने सहारा कंपनी में पैसे लगाए थे सन 2010 में और 2016 में फिक्स। भाई अच्छा ब्याज मिलेगा, डबल मिलेंगे। कुछ चक्कर मेरी सारी पेंशन लगा दी उसमें। और अब जब मेचर हुई तो कह दिया साहब हमको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है भुगतान करने के लिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, अमित शाह जी को लिखा और सब जगह लिख दिया साहब, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा पैसे का। ना तो यहाँ को सेबी का पता बताते हमको और ना थाने में FIR रिपोर्ट लिखते हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएँ सब? अब हम बीजेपी की सरकार आई है तो हम उम्मीद करते हैं अब कुछ। तो आपको उम्मीद है कि बीजेपी सरकार आपका काम करवाएगी साहब? क्यों नहीं कराएगी? तो जब भी तो आए हैं इतनी दूर से 10 किलोमीटर से, और आपका माध्यम है फिर जी। हाँ, तो आप ये करवाओ साहब। मेरी मिसेज मर गई साहब पैसे के भाव में। अब मैं वो कहता हूँ भाई मेरे सहारा वालों ने मेरी मिसेज को मारा है, आप FIR दर्ज करो। वो कहते हैं FIR दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है। मैं उसमें इंद्रचंद जैन, मैं है ना ये मुख्यमंत्री के वो लगा था जनसाधारण सुनवाई, उसमें भी गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जिला परिषद में गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तके खा रहे साहब। तो मेहरबानी आप हक का चैनल कुछ करवा दे, मेहरबानी। आम लोगों के साथ जन सुनवाई नहीं की जाती है, ठीक से उनका कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? क्या एक्शन लिया जाना चाहिए जो आपका? इनको अरेस्ट करो साहब, और तो क्या है, सीधा ही है। अरेस्ट करेंगे अपना पैसे देंगे। अभी तो इनको कोई अरेस्ट करता नहीं है। एक जवाब है राष्ट्रपति रोक, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है बस। अब हम आगे क्या बोले? धन्यवाद बहुत बहुत। जी, आपकी क्या परेशानी है? जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं कानोता क्षेत्र जयपुर से हूँ। मेरी पत्नी
जो 23/5/2024 को अपहरण हुआ है, उसके बाबत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी मुलजिमों को पुलिस किस तरीके से बचा रही है, आज तक मैं उनकी तलाश में मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े अधिकारियों तक पे मैं ज्ञापन दे चुका हूं, कमिश्नर से लेके एसपी तक मैं जा चुका हूं, लेकिन ना तो वो मेरी कोई सुनते हैं, बस एक कागज़ लेते हैं और एक नोट डाल के वो आगे के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी मिसेस 3 महीने से प्रेग्नेंट है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे 10 साल का और एक 12 साल का, उनका रो रो के बुरा हाल है। आज 1 महीने के लगभग हो गया है। अब मैं हर जगह भटकने के बाद इस जन सुनवाई में आया हूँ, यहाँ भी मैं एक कॉपी दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कुछ होगा ये मुझे लगता नहीं सर। मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरी पत्नी जिंदा है कि मर गई, वो अपहरणकर्ता क्या कर रहे होंगे उनके साथ। मेरे पास उनके लिए पुख्ता सबूत लेके घूम रहा हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर भी गौर नहीं कर रहे। पुलिस वाला मिलना तक पसंद नहीं करते, मेरे फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे। मैं थाने पे 2-2 3-3 घंटे बैठ के आता हूँ, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। कानौता थाना पुलिस स्टेशन की ये कंप्लेंट मैं आज दर्ज करवाने यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो। जो पुलिस वाले उनके माँ बापों से और उसके मामा से मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के का मामा BL सोनी का ड्राइवर बताता है अपना आपको, जो मेरी इस जांच में बाधा डाल रहा है और वही इस अपहरण को अंजाम देने में मुख्य किरदार में सामने आ रहा है। उसकी मैंने उसी तारीख की वीडियो फ़ोटोज़ निकलवाई है जो मेरे मोबाइल में है कि 23 तारीख को वो कहाँ था। वो मेरे क्षेत्र में मेरी पत्नी को उठाने के लिए कार के जरिए आया था, एक महिला को साथ लेके, और मेरी पत्नी को गाड़ी में बिठाकर कहाँ लेके गए ये वही बंदा बता सकता है। लेकिन पुलिस वाले मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, उसे गुमशुदगी का मामला बना के पेश कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा नहीं तो एक मीडिया के थ्रू मेरा ये हल हो। एक मीडिया ही है मेरा एक जरिया है, जो मैं आज बीजेपी कार्यालय आने के बाद मुझे हिम्मत जगी है, तो सिर्फ एक मीडिया के थ्रू ही एक हिम्मत जग रही है कि मेरा जो काम हो सकता है, मेरी पत्नी को जो वापस ला सकते हैं और वो जो उसके इंसाफ दिला सकते हैं, वो एक मीडिया ही हो सकता है। इस देश में एक मीडिया की जो ताकत है वो जनता को सबको पता है, इसलिए मैं इस मीडिया के सामने खुल के बोल रहा हूँ कि थाने वाले इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि मुझसे शुरू से ही पैसों की डिमांड कर रहे थे। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। आज महीना भर हो गया सर मेरे को काम पे गए हुए, मैं मेरे बच्चों का पेट कैसे पालूँगा। देखा जा रहा है कि जैसे एक आम आदमी और एक गरीब आदमी ही इसमें क्यों पिस रहा है, कोई VIP पर्सन क्यों नहीं है इस जन सुनवाई में। सारे गरीब लोग ही क्यों है, परेशानी, प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है, पुलिस उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। आगे क्या होता है देखते हैं, किस तरीके से उनको यहाँ से अब आश्वासन मिलता है, क्योंकि जो कमाते हैं वही उससे उसका घर चलता है, और 1 महीने से जब ये काम पर नहीं गए तो उनका घर भी किस प्रकार से चलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, ये प्रश्न ये है, मैं 20 साल से डोल रहा हूँ, परेशान हूँ। 2-3 मुख्यमंत्री दे दिए, वसुंधरा राजे जी को भी देखा, गहलोत साहब को भी देखा, उनको एक कागज़ दे दो, वो कागज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअली समस्या ये है कि नीचे का जो बाबू है, CM कुछ नहीं कर सकता, सेक्रेटरी भी कुछ नहीं करता, लेकिन वो नीचे का जो बाबू है उसने जो लिख दिया वो फाइनल हो जाता है। और हकीकत यह है कि जाकर के ना सेक्रेटरी एक्शन लेता है, ना जो CM एक्शन लेता है, ना एजुकेशन मिनिस्टर एक्शन लेता है। ये 20 सालों में देखा है। अभी 24 मार्च 2024 को मैंने कोर्ट से निवेदन किया कि मेरा जो काम कर दीजिए, और काम क्या था कि मेरे अध्यापक में मार्क्स कंसीडर करने थे, मेरिट कंसीडर करनी थी। तो मेरिट कंसीडर के लिए कोर्ट ने कह दिया कि इनकी मेरिट कंसीडर कीजिए। तो जवाब जिला परिषद बाड़मेर की तरफ से आया कि मिस्टर मुकेश चंद्र जोशी मेरा नाम है, तो मेरी मेरिट कंसीडर की 63.088, जबकि 10% इस स्टेट की उन्होंने जोड़ी नहीं, 1% खेल कूद की नहीं जोड़ी, और सभी की जोड़ रही है। या तो वो टीप करके पास हुए हैं या जानबूझकर के डिले करना चाहते हैं, और इस डिले चीज़ को रोकने के लिए या तो सेक्रेटरी एक्शन ले, और या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर एक्शन ले कि आप इतना भी नहीं जानते कि इसी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और इनके वकील जो होते हैं, सरकारी वकील, वो जवाब नहीं दे पाते हाई कोर्ट के अंदर कि साहब कराते, और 6 महीने निकल गए मुझे। अभी अप्रैल में मेरा नंबर आया था और कोर्ट ने बुरी तरह फटकारा कि आप परसेंटेज जोड़ना नहीं जानते। अब मैंने जो ये CM को लिखा, मैं मुख्यमंत्री के स्थान विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मुझे मुख्यमंत्री साहब मिले नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी परसेंटेज 10 है, स्टेट का हूँ, राजस्थान स्टेट का हूँ, कंसीडर ये कर रहे हैं, तो आप क्या
परसेंटेज जोड़ना नहीं जानते। अगर आप परसेंटेज जोड़ना नहीं जानते, मैं 100% कहता हूँ आप टीप करके पास हुए हैं, चीटिंग करके पास हुए हैं। आपके खिलाफ है जो SIT जांच होनी चाहिए कि वास्तव में सेक्रेटरी जानता है या नहीं, डायरेक्टर जानता है या नहीं। आपको एक 10th क्लास का बच्चा है जो मेरिट जोड़ सकता है। तो मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ और मैंने ये 20 साल के जीवन में ये देखा। 3 लाइन में लिखता हूँ, लिखा मैंने जब मुझे दुख हुआ कि जो मेरे 3 लाइन हैं, मैं याद करता हूँ, जिसमें पूरा देश व्याप्त है। और सरकार किसे कहते हैं? जो अंधी हो, लंगड़ी हो, बहरी हो, फिर भी कुर्सी पर बैठी हो, उसे सरकार कहते हैं। जुडिशरी के लिए मैंने कहा, जब मैं तारीख पे तारीख पढ़ती है तो यहाँ पर सच को झूठ बनाया जाता है, झूठ को सच बनाया जाता है और नियति फैसला करती है। फैसला नियति के द्वारा होता है। तो क्या आपको लगता है आप अपनी परेशानियां लेकर आए तो आपको फॉलो अप मिलेगा? यदि एक्शन सही ढंग से हुआ, मैं अगर है जो मुझे इस सीट पर, मैंने वसुंधरा जी थी उस समय, OSD पोस्ट के लिए कहा था कि मैं पीड़ित आदमी हूँ, हर आदमी की परेशानी जान सकता हूँ, MA B.Ed हूँ, आप मुझे पोस्ट पर बैठाइए, मैं सबको सॉर्ट आउट करूँ। आज मुझे ये पोस्ट पर 10 मिनट के लिए बैठा दे, मैं डायरेक्टर को है जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करवाऊँ कि आप परसेंटेज जोड़ना नहीं जानते हैं क्या। एक आपका पत्रकार था, पत्रकार महोदय ने मेरे प्रकरण में जो फ़ोन किया DO बाड़मेर को, तो वो जवाब दे नहीं पाया कि साहब आप परसेंटेज जोड़ना नहीं जानते। उन्होंने फ़ोन काट दिया। दोबारा दूसरे पत्रकार महोदय ने बात की, तब साहब हम इसको दिखवाते हैं, उन्होंने कहा दिखवाते। तो अगर मीडिया बंधु आए और ये थोड़ा सपोर्ट करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। 10% की बात है, 10% आप जोड़ना तो ऐसा तो नहीं है जानबूझ करके कर रहे हैं। ये मीडिया बंधु आपके सपोर्ट में करेगा? मीडिया बंधु सपोर्ट में है। 2 मीडिया वालों ने उनसे कहा था। अब वो क्या है कि उनकी बाइट लेने के लिए जो बाड़मेर जाना पड़ता है, अब मैं बाड़मेर जाऊं तो फिर जो मुझे पैसा है मैं कहाँ से पैसा लाऊं। तो मेरा प्रेस करने का इरादा था। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम लीगल चीज़ को, तो ये जो जायज़ चीज़ को, जिनैन चीज़ का तुरंत निपटारा करें। इन्होंने लिखा है कि एक निश्चित समय सीमा में, मैं चाहता हूँ 10 दिन में, 5 दिन में ये निश्चित समय सीमा निश्चित करेंगे। रीट 2022 के एक बंधु हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। जी सर, क्या दिक्कत है? मैडम, हम रीट 2022 के हिंदी के स्टूडेंट हैं। मैम, हमारे जो मॉडल आंसर की आई थी, जिसमें जो क्वेश्चन सही थे और पहले जो आए हुए क्वेश्चन है सर, उनका फाइनल आंसर की मैं आंसर चेंज कर दिया और आंसर भी उस क्वेश्चन का चेंज किया जो फर्स्ट लेवल में एक दिन पहले जो आंसर जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर बिल्कुल जो किताब में है वही माना गया और बोर्ड ने भी वही माना। लेकिन जो सेकंड लेवल हिंदी में जो शिक्षण विधि के टीचिंग मेथड के 2 क्वेश्चन आते हैं मैम, उनमें से 2 क्वेश्चनों बिना किसी ने आपत्ति नहीं लगाई पर उन क्वेश्चनों का आंसर चेंज कर दिए और उस आंसर चेंज करने के बाद हमने कोर्ट में केस किया, बोर्ड को प्रूफ दिए। उसके बाद वो नहीं माने, बोर्ड में वो स्टे ले लिया भर्ती पर। वो स्टे लेने के बाद मैम जब कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा कि आप जवाब दीजिए किस आधार पर ये उत्तर माना है, स्टूडेंट पूछ रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने उनकी प्रक्रिया आगे चालू रखी भर्ती को पूरी करने के चक्कर में, और जब उनकी भर्ती 90% से ऊपर पूरी हो गई तो उन्होंने स्टे वापस लेके ये बोल दिया कि हम कमेटी का गठन कर देंगे। अब मैम कमेटी का गठन जो कर रहे लोग हैं, कमेटी भी उनकी है, सदस्य भी उनका ही है और हमारे पूर्व नहीं, 2 और 2 4 ही होते हैं मैम। ये साफ पानी की तरह है दोनों क्वेश्चन। 2018 सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है जिसकी आंसर की मेरे पास है, उसका उत्तर मेरे पास है। खुद बोर्ड का एक दिन पहले का फर्स्ट लेवल का पेपर है, सेम क्वेश्चन आया, उसका आंसर सही माना, लेकिन हमारा आंसर वही मान के मॉडल में वही माना और फाइनल में उसको ये चेंज कर दिया। हमारे साथ मैं भिलवाड़ा से आया हूँ, 7 महीने हो गए हम लोगों को चक्कर काटते हुए। विधानसभा बोर्ड अध्यक्ष जी से हम 15 दिन में 10 दिन में मिलते रहते हैं पर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है मैम। और हम
आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं सीएम साहब से, सरकार से, जो पिछली सरकार ने हमारे साथ जो किया बहुत बुरा किया और हमारे लगी लगाई नौकरी हमारी ये कर दी। और बोर्ड अध्यक्ष जी से और सीएम साहब से हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि सर हमारे 2 क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से दिखाया जाए, इन विशेष रूप से हिंदी की शिक्षण विधि पेपर की बात कर रहा हूँ, और दोनों क्वेश्चन के जितने प्रूफ चाहिए हिंदी ग्रंथ अकादमी से ले लो, बिहार अकादमी से ले लो, NCERT से ले लो, CBSE कोई सी भी बोर्ड की बुक से ले लो, वही क्वेश्चन है मैम। और तो मेरी सीएम साहब से और आलोक राज जी से यही गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे क्वेश्चनों को सही ढंग से एक बार उनकी जांच करवाई जाए मैम। पिछली सरकार की कई लोग यहाँ पर अपना न्याय मांगने आए हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, कई एग्जाम्स रीट को लेकर है, कई अध्यापक हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के साथ आए हैं। अब देखते हैं कि भजनलाल सरकार क्या इनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है, और यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं जो बैठे हैं इनकी जन सुनवाई सुनने के लिए, क्या वो इनकी सुनते हैं, और क्या सीएम साहब इनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरते हैं क्या? जी मैम, मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, विशेष शिक्षक संघर्ष समिति का अध्यक्ष, और मैं मुख्यमंत्री भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र से ही हूँ। और ये अभी फरवरी 2023 में 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें विशेष शिक्षकों की अलग से सीटें आती हैं विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे विकलांग हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग से पोस्ट आती हैं, जिनके लिए क्या नाम है, अभी जब विज्ञप्ति जारी की थी, विज्ञप्ति जारी करते टाइम विभाग द्वारा गलत तरीके से विज्ञप्ति जारी की। उसके लिए जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो कमेटी का गठन किया विभाग द्वारा। उस कमेटी का निर्णय भी हमारे पक्ष में था, लेकिन उस कमेटी के निर्णय को दबा दिया। उसके बाद हमने उस चीज़ के क्या नाम है लिखित में शिकायत मुख्यमंत्री साहब को दी, और 15 बार मैं लिखित में शिकायत मुख्यमंत्री साहब को दे चुका। और अभी मैं कल यहाँ भी आया था, यहाँ में भी मैंने शिकायत की, तो उस पर भी कुछ नहीं, उन्होंने CMO लिख के नहीं उस शिकायत को रख लिया। और कहीं भी जाते हैं, मैं सचिवालय, बीकानेर, निदेशालय, कम से कम हम 1.5 साल से घूम रहे हैं, ना तो कोई अधिकारी सुनता। अधिकारी तो इस तरीके से हो रखे हैं, उनको नेताओं का भी डर नहीं है। उनको अगर कहते हैं कि हम वहाँ शिकायत करेंगे तो उनको ये भी डर नहीं है। उसके बाद हमने कोर्ट में लगाया, और अभी कोर्ट से भी डिसीजन हो गया कि RCI से इनकी योग्यता का निर्धारण करा के ना इनको नियुक्ति प्रदान करें। अब आज भी वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं। मैं कल ही निदेशालय जाके नहीं आया, तो मैंने उनको बोला कि सर ये कोर्ट ने भी इसमें आदेश कर दिया है, तो अब तो आप इसको कीजिए। बोला हमारे पास बीकानेर से फाइल नहीं आई है आपकी। हम बीकानेर गए तो बीकानेर को हम निदेशक साहब ने बोला कि हमने आपकी फाइल जयपुर भेज दी। चारों तरफ घुमाया जा रहा है, काम कोई नहीं हो रहा, किसी भी स्तर पे नहीं हो रहा। कहीं से फ़ोन करा लीजिए, कहीं से कुछ भी करा लीजिए, कुछ नहीं हो रहा। स्थिति ये हो गई है कि नेताओं के पास जाते हैं वो अधिकारियों की बोलते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं वो बोलते हैं। एक IAS अधिकारी ये बोल रहा है कि जो LDC है वो जो रिपोर्ट बना के नहीं दे देगा, हम उसको साइन करके नहीं भेज देंगे। और हम उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि ये सर रिपोर्ट गलत बन रही है। इसके सारे प्रूफ हमारे पास हैं। हम तकरीबन कम से कम नहीं है 250 से 300 पन्ने के सबूत हैं हमारे पास, सारे के सारे A to Z। जिसको मानने को तैयार नहीं है, विभाग के खुद के आदेश हैं जो पिछली भर्तियों में लिए हैं, और आज इन्हीं आदेशों को बोल रहे हैं कि ये हिसाब हमने नहीं लिया, और ये विभाग ने खुद ने लिया हुआ है। ये स्थिति हो गई है आज। अब हम उम्मीदें लेकर आए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपकी उम्मीदें सुनी जाएंगी, आपको पूरा किया जाएगा कार्य? अब मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पे तो अभी ये हो रहा है कि आपका लिया और रख लिया उसको। जब तक यहाँ पे अधिकारियों से बात नहीं की जाएगी, अधिकारियों को बिठाया नहीं जाएगा, जिस डिपार्टमेंट से संबंधित समस्या है उस डिपार्टमेंट से पूछा नहीं जाएगा, उनको फिक्स टाइम में कि आप 5 दिन में जवाब दीजिए या 2 दिन में जवाब दीजिए, उनको कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो आप पर डे जाओ, रोज ही नहीं ये कि सवाल कि ठीक है चल रहा है। अब हमको पता भी तो चले कि हमारे उसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। स्थितियाँ ये हो रही हैं, जब तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता। ये तो बस इतना है कि आपका पेज लिया, उसको रख लिया, उसके बाद इनसे आप 10 दिन बाद आके पूछोगे हमारे उसमें क्या हुआ कि पता नहीं, हमने आगे भेज दिया। किस प्रकार से ध्यान दे और कौन ध्यान दे, क्या होगा आपका अगला, अगर आपका ये सुनवाई भी नहीं की गई तो? ये सुनवाई में अगर हमारे नहीं किया गया तो हम अगली बार अब जो हमारा हाई कोर्ट से हुआ है, हम नहीं मानेंगे तो कंडेम्प्ट लगाएंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि ये तो यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि हम तो आपके क्षेत्र के हैं, हम तो भरतपुर से हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा कोई नहीं सुन रहा, तो पूरे राजस्थान का क्या हाल हो रहा होगा।
तो मैं तो यही चाहता हूं कि मुख्यमंत्री खुद स्वयं के स्तर पर अधिकारियों से वार्तालाप करके ना, और एक इस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए ताकि प्रत्येक कैंडिडेट जिसकी भी जो भी समस्या है उसको एक उचित समय के अंदर उसका समाधान उसको मिल सके। बस देखा जा रहा है कि लोग अपनी सुनवाइयां लेकर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार है, पिछली सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। अब देखते हैं कि क्या ये सरकार इनकी सुनवाई करती है कि नहीं करती है। मेरा नाम निरंजन लाल सोनी है, मैं अशोक विहार विकास समिति का अध्यक्ष हूं और हमारा केस है एक भूमाफिया है मैथिली शरण शर्मा। वो पहले दुर्रू मियाँ के स्वास्थ्य मंत्री के पीए रहे हुए हैं और बहुत ही पहुंच वाले आदमी हैं। उन्होंने हमारे ज़मीन को हड़पने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने झूठी वसीयत करके और पक्षकार बने हुए हैं। 1978 में हमने अब प्लाट खरीदे थे न्यू पिंक सिटी सहकारी समिति से और उसका 2000 में वैसे कॉलोनी की 90 भी हो चुकी है, लेकिन आज तक हमको पट्टे नहीं दिए गए हैं। झूठी रिसीवरी एक तरफा के में अटका रखा है और जो केस है उसको लड़ नहीं रहे, लेकिन उसकी आड़ में रिसीवरी के आड़ में हमको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं और वो बिल्कुल झूठा केस है और वो भूमाफिया है एक नंबर का और वो हमको परेशान कर रखे। हमारे साथ में जो हैं 80, 70, 90 साल के जो है ना गरीब विधवाएं और पीड़ित हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई लकवे से है, सभी बेड पे हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे तरफ ध्यान दे करके कृपा करके हम गरीबों को जो है ना पट्टे दिलवाए जाएं और जो है ना इसकी और अभी तक मैथिली शरण शर्मा ने प्रशासन का पूरा भरपूर लाभ उठा करके। क्या आपको लगता है कि अब आप यहाँ पर जो लेकर आए हैं अपने ये सब उम्मीद है, तो वो क्या पदाधिकारी जो बैठे हैं आगे तक बात पहुँचा देंगे आपकी? हाँ, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी जो है ना कि ऊपर तक बात पहुँचाई जाए और हमको गरीबों को राहत दिलाई जाए। मैं खेतड़ी से आया हूँ, मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैं माननीय सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरे गांव में 1 साल से पीने के लिए पानी नहीं है, लोग पानी से मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में पानी की लाइन जुड़वाकर जल्द से जल्द पानी की समस्या सुनी जाए और पानी का समाधान किया जाए, मरने वालों को बचाया जाए। क्योंकि पानी की वजह से हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में पीने के लिए पानी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए आज मैं भाजपा कार्यालय में आके सरकार से अपील करता हूँ, आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँ और पानी की समस्या। भाजपा कार्यालय में आपकी जन सुनवाई सुनने के लिए अधिकारियों की जगह पदाधिकारी बैठे हैं, तो क्या पदाधिकारी आपकी बात को ऊपर लेकर जाएंगे? जी, हमें उम्मीद है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी और संबंधित अधिकारियों को सरकार निर्देशित करे और हमारी पानी की समस्या समाधान हो। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ। मैडम एक मिनट, मैं कमल कुमार अग्रवाल मोतीडूंगी रोड से आया हूँ। वहाँ पे पतासे वाली बगीची में हलवाई समिति ने 4 बीघा सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। पिछले 10 साल से 450 से 500 शिकायतें हमने नगर निगम में दे रखी है, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे वहाँ पे मोहल्ले के निवासी इतने परेशान हैं कि वहाँ रात को 2-2 गार्डन शादियाँ के बना रखी सरकारी ज़मीन पे। वहाँ पे रात को इतनी पार्किंग हो जाती है कि हमारे लोगों को रहना आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे गुंडे रखे जाते हैं और हमको धमकाया जाता है कि ये तो गाड़ियाँ यहीं लगेगी। पिछले 10 साल से हम मोहल्ले वाले 450 शिकायतें नगर निगम को हर विभाग में कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम की मिली भगत से उनके पास पैसा पहुंचता है, इसलिए कांग्रेस सरकार ने वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इसीलिए मैं ये एप्लीकेशन लेके यहाँ माननीय भारतीय कार्यालय में ये एप्लीकेशन अपनी शिकायत लेके आया हूँ। मेरे को उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई कार्यालय ये लोग इस पर एक्शन लेंगे और सरकारी ज़मीन 4 बीघा सरकारी ज़मीन जिसकी आज की दिन में अरबों रुपए की कीमत है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नगर निगम मिली वक्त से वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, नगर निगमों को पैसा पहुँचाया जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं बयाना चाहा हूँ जन सुनवाई में जो प्रक्रिया चल रही है। मैंने कल भी एप्लीकेशन दी थी और आज भी दी। मुझे आश्वासन दिया गया है, कई मेन प्रमुख मांगे। मैं बयाना विधानसभा का रहने वाला हूँ। हमारी 3-4 प्रमुख मांगे।
सबसे पहले तो एक बड़ी मांग है कि शिक्षा का क्षेत्र बयाना में डूबा पड़ा है। आज 2.5 साल हो गई, 30 प्रिंसिपल की पोस्ट खाली चल रही है 2.5 साल से। प्रमाण की जब प्रमाण लेके आया हूँ, प्रमाण साथ में, प्रिंसिपल जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे 30 प्रिंसिपल नहीं है, मास्टरी की गिनती नहीं है। गांव में हमारे इतना बयाना बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश, हम मवेशी पालक भी हैं। हमें अब तक रोडवेज ना तो डिपो मिला, बस स्टैंड नहीं मिला और हमें एक पशु अस्पताल नहीं मिला। हमने आज शिकायत यहाँ जन सुनवाई में शिकायत की है, हमें आश्वासन दिया है। देखते हैं ये जन सुनवाई कैसी उतरती है। हम आस करते हैं हमारे कार्य होने चाहिए। राम राम सा। लोगों के जन सुनवाई चल रही है, लोगों को आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार से उम्मीद है, लेकिन अब तक कितना वक्त हो चुका है, डबल इंजन की सरकार चल रही। लेकिन बयाना जैसी जगह पर शिक्षा की स्थिति इतनी ख़राब है, प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है। देखा जा रहा है पानी की दिक्कतें, बिजली की दिक्कतें। जन सुनवाई में यहाँ पे जो पदाधिकारी बैठे हैं तो क्या वो बातें आगे पहुँचाते हैं। अब आगे ये देखना होगा कि किस प्रकार से इनकी ये उम्मीदों पर खरी उतरती ये सरकार, क्योंकि लांछन कांग्रेस सरकार पर तो लग ही चुका है। अब बीजेपी सरकार क्या करती है आइए देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में 11 सीटों से बीजेपी सरकार भी पीछे चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। कैमरामैन पर्सन के साथ शगुफ्ता खान।